आज हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य की संस्कृति को लेके और हमने चर्चा भी की है अपनी क्लासों में। आज हम उसी के रिलेटिव पीवाईक्यू जो होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। हमें जानना है किस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन पे चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृति में हम वैदिक काल के जो रत्नेन बोले जाते थे या अधिकारी होते थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। रत्नेन के बारे में जैसे मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जब पीरियड आता है तो वहाँ रत्नेन देखने को मिलते थे, तो उन रत्नेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। 12 रत्नेन की बात की जाती है। ये एक तरीके से आप जान सकते हैं कि बेसिक अधिकारी होते थे और वो उच्च वर्ग के अधिकारियों की बात होती है। तो उन्हीं 12 लोगों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, जैसे पुरोहित है, सेनानी है, ग्रामीण है, महर्षि है और जो है आपके सूत हैं। इस तरीके से आप देखोगे भागदूत हैं, अचवाप हैं। तो ये रत्नेन जो थे उस समय के, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ था, कार्य क्षेत्र बटे हुए थे, तो उन सब के बारे में लिखा है। जैसे पुजारी का मुख्य कार्य पूजा करना था, कभी कभी राष्ट्रगोपा के रूप में भी इसको जाना जाता था। ग्रामीण गांव की सेवा करने वाला अधिकारी था। महर्षि राज की पत्नी मानी जाती थी। ऐसे ही आप देखोगे नीचे आप देखोगे गोविकृत जो है वो खेत और वन का अधिकारी माना जाता था। पालागल राजा का मित्र और संदेशवाहक माना जाता था। इस तरीके से अन्य पीवाई को पूछे जा सकते हैं। जैसे अन्य अधिकारी कौन होते थे, जैसे वाज्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वाज्रपति जो है चारागा भूमि का अधिकारी होता था और अधिकारी जिसे सेना का नेतृत्व भी ये कर सकता था। ऐसे जीवाग्रीवा जो होता था वो पुलिस अधिकारी होता था। ग्रामीण गांव का मुखिया होता था। कुलपति आपका परिवार का मुखिया होता था। अदापति मुख्य न्यायाधीश, तक्षण जिसे बोलते थे आप, बड़े ही का काम करते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर काम भी करना है। अब हम देखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जाम से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आते हैं उन पे हमारी चर्चा होने वाली है, तो हम उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, जैसे सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो आपको 3 दिखेंगी, हरिरुद्र, कुंभा और कुरमु। ऐसे ही पूछता है अगला प्रश्न। दूसरा देखोगे, अफगानिस्तान की नदियाँ हैं तो 5 नदियों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें स्वास्थ्य, गोमल, काबुल और फिर चौथे नंबर पर दिख रही हुई कुरमु और हरिरुद्र। ऐसे आप तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि ऋग्वेद की नदी सूक्ति में किन नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और दात्री जो बहती थी उनके बीच में बहती थी सरस्वती नदी, इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, जिसका सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख मिलता है? तो 21 नदियों के बारे में बताया गया है। लेकिन कुल नदियाँ कितनी हैं? तो कहीं पे 33 लिखा है, कहीं पे 31 लिखा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही 5वें क्वेश्चन में आप देखोगे, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण मिलता है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो शतपथ ब्राह्मण में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, कौन सा ब्राह्मण सर्वाधिक प्रमाणित ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की? तो शतपथ ब्राह्मण की। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया पेपर में। अगला देखोगे, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक कर्मकांड का विशद वर्णन करता है, तो शतपथ ब्राह्मण करता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, किसमें गांधार, केकई, कौशल, पांचाल, कुरु, शल्य आदि के शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। 10वें क्वेश्चन को देखोगे, कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई, उसके बारे में पूछ रहा है। और यह कब और कहाँ लिखी गई? तो शतपथ ब्राह्मण में 1089 में कश्मीर में लिखी गई थी। ऐसे ही 11वें क्वेश्चन को आप देखोगे, तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण को कहा जाता है। विदेत माधव का अपना पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किसमें उल्लेखित है? शतपथ ब्राह्मण में। ये भी हम चर्चा कर चुके थे और पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी इसके बारे में। अगला 14वां क्वेश्चन देखोगे, कौन सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण
माना जाता है तो शतपथ ब्राह्मण। जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरवरा और उर्वशी का आत्मकथा के बारे में जो उनकी कथा है व्याख्यान मिलता है। अश्विनी कुमार का चवन ऋषि का यौवनदान का वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि ये शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। 16वें क्वेश्चन को देखोगे, 12 प्रकार के तनियों का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो शतपथ ब्राह्मण करता है। 18वें क्वेश्चन को देखोगे आप, किसमें कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि की संरचना तथा प्रलय का वर्णन किसमें किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 20वां, किसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। 21 में देखोगे आप, किसमें दुष्ट ऋतु पोषायन का प्रसिद्ध उदाहरण है जिससे यह पता चलता है कि वह सृजयों में राजतंत्र की 10वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। 22वें क्वेश्चन को आप देखोगे, किसमें उत्तर वैदिक कालीन रीवा और सदानीरा नदियों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अश्वमेध को। ऐसे यजुर्वेद की संहिता तथा किन ग्रंथों में राज्य के उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिसे रत्नी कहा जाता था? तो ये भी आपके शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, उससे फिर बाद में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप देख लेंगे। अगले देखेंगे हम 25वां क्वेश्चन कि किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? तो ये कहा है छंदोग्य उपनिषद में। ऐसे ही देखोगे 26वां क्वेश्चन, किसमें सर्वप्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। किसमें आरुणि उद्दालक श्वेत केतु का संवाद ब्रह्मा आत्मा की अविनिता के विषय में मिलता है? ये 27वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ऐसे ही ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर सुक्ति उल्लेख मिलती है, तो छंदोग्य ब्राह्मण है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मम, ये वाली बात भी आपको छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख भी आपको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलेगा। 30वें क्वेश्चन को देखोगे, पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, छंदोग्य उपनिषद में। और कौन सबसे प्राचीन उपनिषद है? 31वें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो छंदोग्य उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 32वां, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो था उसमें मिलेगा। गार्गी मैत्री का दार्शनिक संवाद भी इसी में मिलता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय ये भी इसी में मिलेगा। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो माना जाता है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से कही है? तो अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद जो है उसमें इस बात की चर्चा मिलती है। 36वें क्वेश्चन में इस बात को पूछा गया है। 37वें क्वेश्चन में आप देखो, याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु का संवाद किस उपनिषद में है? तो ईशान उपनिषद में। 38वें में देखोगे आप कि किसमें श्वेत केतु की कहानी का उल्लेख मिलता है? तो कौशिक की उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो था उसमें देखने को मिलता है। ऐसे 39 में देखोगे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 40वें क्वेश्चन में आप देखोगे कि कौन से उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, यह कथन दिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में। 41वें क्वेश्चन में देखोगे ऋग्वेद के प्राचीनतम तथा प्रथम भाष्यकार कौन थे? तो स्कंद स्वामी थे, ये 687 ईसा पूर्व के समय पे ये देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आप देखोगे स्कंद स्वामी, नारायण व उदित इन तीनों ने मिलकर किस वेद को अलग अलग भागों पर भाष्य लिखे हैं? तो ऋग्वेद में लिखे। 42वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। 43वें क्वेश्चन को देखोगे आप, कहाँ पर सबसे पहले चित्त दूषित मृतभांड, जैसे आप PGW पेंटेड जो होते हैं ना, वो जो पेंटिंग किए हुए उन जो है मृतभांडों का प्रमाण मिलता है, तो अचित्र जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ से देखने को मिलता है। ऐसे ही आप 44वें क्वेश्चन में देखोगे चित्त दूसर मृतभांड की खोज BB लाल द्वारा की गई। ये मृतभांड किस काल के माने जाते हैं? तो उत्तर वैदिक काल या महाभारत कालीन माने जाते हैं। ये 44वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो।
45वें क्वेश्चन को देखोगे आप, एशिया माइनर के बोगजोकाई अभिलेख 1400 ईस्वी में अभिलेख की खोज किसने की थी? इसकी लिपि की कीलक है तथा भाषा हिंदी यूरोपीय है, ये कौन बताने वाला था? तो ये होगो विंकलर थे, उन्होंने बताया इसके बारे में। ऐसे ही आप देखो, वाजसेन का पुत्र याज्ञवल्क्य किसमें प्रथम दृष्टा माने जाते थे? शुक्ल यजुर्वेद के माने जाते हैं। ऐसे ही 47वें क्वेश्चन को आप देखोगे, वैदिक यज्ञों में किनका राजस्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध, राजस्व यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये यज्ञों के प्रकार थे। उस समय के राजा, मैंने बताया था आपको लाइव क्लास में कि अलग अलग दिशाओं में रहने वाले लोग अपने समृद्धि के लिए यज्ञ कराते थे, तो उनके यज्ञ के वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे ही 48वें क्वेश्चन को देखोगे, किसमें राजस्व यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? शुक्ल में। और 49वें क्वेश्चन में आप देखोगे तो निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों से संबंधित है? तो सुभाषती और गोमती का। हमारे क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आप देखोगे उसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आपकी जो है हमारी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चनों को पीवाई को पूरा कराए जाएंगे और आप निरंतर टॉपिक को पढ़ते रहें। इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से पीवाई को प्रोवाइड कराते जाएंगे। अगली वीडियो जो मिलेगी, उपनिषद काल और महाजनपद से संबंधित जितने भी राजा उनके क्या क्या पीवाई को पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरीके से उनका जो है राजनीतिक विस्तार है, सामाजिक है और धार्मिक, किस तरीके से वो अपना कार्य करते थे, किस तरीके से पेपरों में उनके बारे में पूछा जाता है। उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न आएंगे उनको मैं अपने माध्यम से पीवाई क्यू फॉर्मेट में कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।